तो सबसे पहले जय हिंद सभी बच्चों को। ठीक है, तो हम लोगों ने शुरू किया था साइंस को, और साइंस में हम लोग बायोलॉजी को खत्म कर चुके हैं, उसके 2 मार्क्स को भी, उसके 3 मार्क्स को भी और 5 मार्क्स को भी। तो आज हम इस वीडियो में शुरुआत करेंगे फिजिक्स। ठीक है, और फिजिक्स का 2 मार्क्स को, फिजिक्स के 2 मार्क्स को। ठीक है, ध्यान दीजिए। तो टोटल हम जितना क्वेश्चन बताएंगे, इसके बाहर आपका एग्जाम में 2 मार्क्स फिजिक्स में बाहर नहीं आएगा। ठीक है, ध्यान दीजिए। तो यह वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो इसको ठीक से समझने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, चलिए हम क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। ध्यान दीजिए, तो हमारा फर्स्ट 2 मार्क्स वाला क्वेश्चन दिया गया है, स्वच्छ आकाश का रंग नीला होता है क्यों? जो मेरा स्वच्छ आकाश है, जो मेरा साफ आकाश होता है, तो उसका रंग नीला होता है, क्यों होता है? ठीक है, ध्यान दीजिए इसके आंसर को। देखिए, स्वच्छ आकाश का रंग नीला दिखाई देता है क्योंकि वायुमंडल में सूर्य के प्रकाश का परिकिरण होता है। जो आकाश का रंग जो नीला दिखाई देता है, वो किस घटना के कारण होता है ना? प्रकाश के परिकिरण जो घटना होता है, उसके कारण जो आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। ठीक है, सूर्य के प्रकाश विभिन्न रंग के होते हैं। सूर्य के प्रकाश में विभिन्न रंग होते हैं, हालांकि टोटल 7 रंग होता है श्वेत प्रकाश में। ठीक है, ध्यान दीजिए। विभिन्न रंग होते हैं। वायुमंडल में उपस्थित गैसों और सूक्ष्म कणों, हमारा जो वायुमंडल है उसमें बहुत सारा क्या है, गैस का मिश्रण है, और सूक्ष्म कण है, धूलकण है, वगैरह बहुत सारा चीज होता है। कम तरंगदैर्घ्य वाले रंग, विशेषकर जो रंग नीला रंग का परिकिरण सबसे अधिक होता है। परिकिरण सबसे क्या होता है, अधिक होता है। इसी कारण जो नीला रंग आकाश के चारों ओर फैल जाता है, और हमारे आंख में जो आकाश क्या दिखाई देता है, नीला दिखाई देता है। ठीक है, तो क्वेश्चन अगर आएगा ऑब्जेक्टिव में, क्या आकाश नीला दिखाई देता है, क्या कारण? प्रकाश का परिकिरण। ठीक है, जिसमें जो नीला रंग का परिकिरण सबसे अधिक होता है, और हमको जो आकाश है वो नीला दिखाई देता है। ठीक है, ध्यान दीजिए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, ध्यान दीजिए। बोला कि नेत्र के समंजन क्षमता से क्या अभिप्राय है? तो नेत्र की जो समंजन क्षमता होती है वो किसे कहते हैं? ध्यान दीजिए। तो नेत्र की समंजन क्षमता से तात्पर्य नेत्र की उस क्षमता से, नेत्र का जो आपका समंजन क्षमता होता है, उससे हमारा तात्पर्य उस क्षमता से जिसके द्वारा नेत्र की वक्रता में परिवर्तन करके विभिन्न दूरियों पर स्थित वस्तुओं को स्पष्ट छवि रिटर्न में बनाई जाती है। अब कोई दूर में है, कोई सामने, तो हम कभी कभी आंख को सिकुड़ देते हैं, कभी कभी आंख को फैला देते हैं, तो इसी क्षमता को हम क्या बोलेंगे? समंजन क्षमता बोलते हैं, ताकि हमारे जो रेटिना पर उसका जो प्रतिबिंब है स्पष्ट साफ साफ दिखाई दे। कभी कभी आंख फाड़ के देखते हैं, कभी कभी आंख को एकदम छोटा करके देखते हैं। इस क्षमता के कारण हम आसपास, अपने पास और दूर की वस्तुओं को साफ साफ देख पाते हैं। तो इसी समंजन क्षमता के कारण हम क्या करते हैं? वस्तुओं को साफ साफ देख पाते हैं। देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, खतरे का निशान लाल होता है क्यों? जो खतरे का जो निशान है, या तो जो खतरे का जो रंग है, वो लाल रंग का होता है क्यों? ध्यान दीजिए, आंसर देखिए। खतरे का निशान लाल रंग का होता है क्योंकि लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है। जो खतरे का निशानी होता है वो लाल रंग का होता है क्योंकि जो लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है। ठीक है, वायुमंडल में उसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है। जो लाल रंग है, तो लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है, और लाल रंग का जो मेरा प्रकीर्णन सबसे कम होता है। कम परिकिरण के कारण जो लाल रंग एक मिनट रुकिए। कम प्रकीर्णन के कारण लाल रंग दूर से अस्पष्ट दिखाई देता है। अब जो लाल रंग का जो प्रकीर्णन सबसे कम होता है, इसलिए फैलता बहुत कम है। ठीक है, और ये हमको दूर से दिखाई देता है। यहाँ तक कि जो धुंधली, जो कोहरा या धुएं में भी इससे ठीक है, ध्यान दीजिए। तो ये तो दूर से दिखाई देता है, और यहाँ तक कि अगर मान लीजिए धुआं रहेगा, ठीक है, तो धुआं और कोहरा फिर भी आपको दिखाई देता है, क्या? जो आपका लाल रंग है।
ठीक है। इसी कारण खतरे के संकेत और चेतावनी लाल रंग के बनाए जाते ताकि तुरंत दूर से आकर्षित दिखाई। ठीक है। ध्यान दीजिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है उत्तल दर्पण का उपयोग। जो हमारा उत्तल दर्पण है तो उत्तल दर्पण का उपयोग वाहनों के पश्चिम दृश्य मतलब जो पीछे देखने वाला जो दर्पण होता है, ठीक है, तो उत्तल दर्पण का उपयोग वाहनों के पश्चिम दृश्य दर्पण के रूप में किया जाता है क्यों। ठीक, जो पीछे देखने वाला दर्पण के रूप में क्यों किया जाता है। ठीक है, ध्यान दीजिए। आंसर को देखिए। ठीक है, ध्यान दीजिए। देखिए इसके आंसर को। उत्तल दर्पण का उपयोग वाहनों में प्राय परिदृश्य दर्पण के रूप में किया जाता है क्योंकि जो वाहनों में गाड़ी में, ठीक है, जो उत्तल दर्पण का उपयोग जो हम साइड मिरर परिदृश्य दर्पण के रूप में करते हैं क्योंकि यह विस्तृत एक बड़ा दृश्य क्षेत्र प्रदान करता है। मतलब ये क्या है, बहुत बड़ा एरिया को कवर करता है, विस्तृत। उत्तल दर्पण में सदैव वस्तु की सीधा आभासी और छोटी प्रतिमा बनती है। जो उत्तल दर्पण होता है तो वो हमेशा वस्तु की सीधा आभासी मतलब काल्पनिक और तुम्हारा जो वस्तु का छोटी प्रतिमा में छोटी प्रतिबिंब बनाता है, जिससे पीछे से आने वाले वस्तु एक साथ दिखाई देते हैं और एक बहुत ज्यादा गाड़ी आएगा फिर वो सब दिखाई देता है। इसी कारण चालक को पीछे के यातायात को देखने में सुविधा होती है, जो पीछे जो गाड़ी आ रहा है उसको देखने में सुविधा होती है और दुर्घटना की संभावना कम होती है। इसी कारण से क्या कहते हैं, उत्तल दर्पण का उपयोग हम करते हैं। ध्यान दीजिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है। ध्यान दीजिए, बोला है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुण को लेकर। ध्यान दीजिए, तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के निम्नलिखित गुण है, बहुत सारा गुण होता है। ध्यान दीजिए फर्स्ट गुण क्या बोला है। बोला कि चुंबकीय क्षेत्र रेखा उत्तर ध्रुव से निकलकर दक्षिण में प्रवेश करती है। जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हैं वो हमेशा उत्तर से निकल क्या करती है, दक्षिण में जाती है। और चुंबक के अंदर दक्षिण से उत्तर की ओर, और बाहर में उत्तर से दक्षिण की ओर और चुंबक के अंदर दक्षिण से उत्तर की ओर जाती है। ठीक है, ध्यान दीजिए इसका नेक्स्ट गुण क्या बोला है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बंद वक्र होती है। क्या होता है, बंद होता है और वक्र होता है, मतलब क्या होता है, लगभग लगभग गोलाकार होता है। दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को काटती नहीं, मतलब दो चुंबकीय क्षेत्र वो एक दूसरे को कोई प्रतिच्छेद नहीं करती है। लास्ट बोला है जहां चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं अधिक सघन होती है, जहां मजबूत होता है वहां अधिक बल प्रबल होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है कि किसी विद्युत, ठीक है, किसी विद्युत परिपथ में लघुपतन कब होता है। अच्छा, लघुपतन का मतलब होता है शॉर्ट सर्किट। ठीक है, तो किसी भी विद्युत परिपथ में शॉर्ट सर्किट कब होता है। ध्यान दीजिए इसके आंसर को। किसी विद्युत परिपथ में लघुपतन मतलब जो शॉर्ट सर्किट तब होता है जब धनात्मक और ऋणात्मक तार आपस में संपर्क में आ जाते हैं। जो प्लस वाला जो माइनस वाला, ठीक, जो मेन और जो आर्थिंग होता है वो दोनों एक दूसरे को टच कर लेता है, सट लेता है। यह प्रतिरोध का सर, या तो परिपथ का प्रतिरोध बहुत कम होता है, या तो दोनों सट जाएगा या तो जो परिपथ का प्रतिरोध बहुत कम होता है तभी सर्किट होता है। इस स्थिति में प्रतिपथ अत्यधिक धारा प्रवाहित होने लगती है, अधिक धारा प्रवाहित होने लगती है जिससे तार गर्म हो जाता है। तार क्या होता है, गर्म हो जाता है और आग लगने की संभावना में खतरा बढ़ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है कि फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम को लिखिए। जो फ्लेमिंग है उसके वाम हस्त नियम को लिखिए। ध्यान दीजिए, आंसर देखिए। नहीं, फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम, ठीक है, ध्यान दीजिए। तो फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम चुंबकीय क्षेत्र में रखे धारावाही चालक तार पर लगने वाले बल की दिशा को बताता है। जो फ्लेमिंग का जो वाम हस्त नियम है, बाएं हाथ का जो नियम है वो क्या बताता है, जो चुंबकीय क्षेत्र में
जो धारावाही जो चालक तार है उस पर लगने वाले बल की दिशा को बताता है। इस नियम के अनुसार, ये जो नियम है उस नियम के अनुसार यदि बल यदि बाएं हाथ के अंगूठे, जो लेफ्ट हैंड है उसके अंगूठे को तर्जनी में उसके सामने की उंगली को, ठीक है, और मध्यमा में जो बीच वाले उंगली को इस प्रकार फैलाएं कि तीनों परस्पर लंबवत हो, मतलब तीनों का एक दूसरे के परस्पर 90 डिग्री पर होगा, लंबवत होगा। तो तर्जनी जो अंगूठे के सामने वाली उंगली है वो, ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताएगा। ठीक है, जो तर्जनी है वो किसको बताएगा? तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताएगा। ठीक है, और क्या बताएगा? ध्यान दीजिए, जो मध्यमा है वह उंगली पर धारा की दिशा को बताएगा। जो मध्यमा उंगली को धारा की दिशा को बताएगा, और जो मेरा अंगूठा है वो चालक तार पर लगने वाले बल अथवा गति को दर्शाएगा। तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र को दर्शाएगा, मध्यमा धारा को दर्शाएगा, और अंगूठा चालक तार पर लगने वाले बल अथवा गति की दिशा को बताएगा। ये होता है क्या? वामहस्त नियम। अगला क्वेश्चन बोला है, देखिए, श्रेणी क्रम में संयोजित करने के स्थान पर विद्युत युक्तियों को पाशर क्रम में संयोजित करने का क्या लाभ है? जो श्रेणी क्रम में संयोजित करेंगे उसके स्थान पर अगर हम पाशर क्रम में मतलब समांतर क्रम में संयोजित करेंगे तो क्या लाभ है? ध्यान दीजिए इसके आंसर। विद्युत युक्तियों को श्रेणी क्रम के स्थान पर पाशर क्रम में संयोजित करने के निम्नलिखित लाभ है। ध्यान दीजिए, पाशर क्रम में प्रत्येक व्यक्तियों को समान वोल्टेज मिलेगा। जो वोल्टेज वो कब मिलेगा? समान मिलेगा। किसी को कम वोल्टेज, किसी को ज्यादा वोल्टेज, मतलब किसी को लो वोल्टेज और किसी को हाई वोल्टेज नहीं मिलेगा। यदि किसी विद्युत परिपथ या युक्ति में खराबी आती है तो अन्य युक्ति प्रभावित नहीं होगा। अगर एक खराब होगा तो दूसरा कोई उससे दिक्कत नहीं होगा। प्रत्येक युक्ति को अलग अलग स्विच द्वारा नियंत्रित किया जा सकेगा। अब प्रत्येक युक्ति को क्या करूंगा? अलग अलग जो स्विच है उससे नियंत्रित किया जा सकता है। पाशर क्रम में संयोजित से युक्तियां अपने निर्धारित क्षमता के अनुसार सही ढंग से काम करेगा। जो पाशर क्रम में अपना क्या सही ढंग से काम करेगा, श्रेणी क्रम में एक को खराब होगा फिर सभी को प्रभावित कर देगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है, देखिए, विद्युत लैंपों के तंतुओं के निर्माण में प्रायः टंगस्टन, एकमात्र टंगस्टन का ही उपयोग किया जाता है। जो विद्युत बल्ब होता है, जो लैंप होता है, उसमें एकमात्र धातु टंगस्टन का ही उपयोग क्यों किया जाता है? ठीक है, ध्यान दीजिए इसके आंसर को ध्यान दीजिए। विद्युत लैंपों में तंतुओं के निर्माण में प्राय टंगस्टन का उपयोग किया जाता है क्योंकि इसका गलनांक बहुत अधिक होता है। और विद्युत लैंपों में जो तंतुओं का निर्माण में हमेशा टंगस्टन का उपयोग किया जाता है। क्यों? क्योंकि इसका जो गलनांक क्या होता है? बहुत अधिक होता है। उच्च ताप पर भी यह टंगस्टन पिघलता नहीं और हाई वोल्टेज पर भी यह पिघलेगा नहीं। वो सफेद तत्व अवस्था में चमक सकता है। एक चमकता है जिससे हमको लाइट प्रकाश मिलता है। इसके अतिरिक्त टंगस्टन का प्रतिरोधकता अधिक होती है। इसके साथ ही साथ जो टंगस्टन, इसकी प्रतिरोधकता में क्या होती है? अधिक होती है, जिससे वह अधिक गर्म होकर प्रकाश उत्पन्न करता है। प्रतिरोधकता अधिक होती है तो वह अधिक गर्मी सहन कर सकता है और अधिक गर्म होगा तो अधिक प्रकाश हमको मिलेगा। ठीक है, ध्यान दीजिए हमारा लास्ट क्वेश्चन क्या बोला है। बोला प्रकाश का परावर्तन क्या है? वो प्रकाश के परावर्तन के नियम को लिखिए। प्रकाश का परावर्तन क्या है, उसके प्रकाश के जो परावर्तन का जो नियम है उसको लिखिए। ध्यान दीजिए, तो प्रकाश का परावर्तन क्या है? मान लीजिए कि कोई चमकीला सतह है, ठीक है, मान लीजिए कि हम पेंट कर दिए, मान लीजिए दर्पण है, ठीक है, ध्यान दीजिए। तो मान लीजिए कि इधर से कोई प्रकाश आती है और टकरा कर फिर उसी दिशा में लौट जाती है, ठीक है, इधर से आ रहा है उधर लौट के चला जा रहा है, ठीक है। तो आपतित किरण जो आ रही है वो टकरा कर फिर उसी दिशा में लौट जा रही थी, इसी घटना को बोलेंगे प्रकाश का परावर्तन
कहेंगे, ठीक है, ध्यान दीजिए। और बीच में क्या होता है, आपका एक अभिलंब होता है, काल्पनिक रेखा, ठीक है, ध्यान दीजिए इस तरह। वही लेके देखिए, जब प्रकाश किरण किसी चमकीली या परावर्तक सतह से टकराते, मान लीजिए क्या चमकीला सतह है, ऐसे टकरा कर फिर उसी मैदान में लौट जाएगा, इधर से आएगा फिर इधर लौट जाएगा, तो इसी घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ये फिगर आपको बनाना पड़ेगा, ठीक है, इसको बोलेंगे एंगल आई, इसको बोलेंगे एंगल आर, ठीक है। तो प्रकाश के परावर्तन का नियम क्या है, ध्यान दीजिए। तो चित्र बना लीजिएगा, तो पहले ध्यान दीजिए, चित्र हम एक बार ठीक से बना दे रहे हैं, ध्यान दीजिए। मान लीजिए कि कोई आपका ये चमकीला सतह है, ठीक है, मान लीजिए क्या है, दर्पण है, इस तरह लकीर दे दीजिएगा नीचे, ध्यान दीजिए। तो मान लीजिए कि जैसे कोई प्रकाश की किरण आ रही है, आप फिर इधर से लौटकर चले जा रही है, इसके से दीजिएगा, ये आ रही है इसलिए आपतित किरण इधर से दिशा दिखाएंगे, और इसको हम इधर दिशा दिखाएंगे, ठीक है, ध्यान दीजिए। बीच में क्या होता है, एक आपका अभिलंब होता है, बीच में क्या होता है, बीच में आपका एक अभिलंब होता है, ठीक है, 90 डिग्री होता है। तो इसको बोलेंगे एंगल आई और इसको बोलेंगे एंगल आर, ठीक है। तो इसको बोलेंगे आपतन कोण, ये बोलेंगे क्या परावर्तन कोण, तो आपतन कोण और परावर्तन कोण का मान हमेशा क्या होता है, बराबर होता है। वही लिखे हैं कि आपतन कोण एंगल आई और परावर्तन कोण हमेशा बराबर होता है, ठीक। उसका देखिए, ध्यान दीजिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो आपतन कोण है, ये जो मेरा आपतित किरण है, ये जो मेरा परावर्तित किरण, ठीक है, ये जो मेरा अभिलंब है, वो देखिए एक ही गो तल का एक ही गो बिंदु में क्या स्थित है, ठीक है, ध्यान दीजिए। ये क्या एक ही गो तल है, क्या है मेरा एक ही गो बिंदु है। तो आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब, ठीक है, एक ही गो तल का, ठीक है, एक ही गो तल का और एक ही गो बिंदु में क्या स्थित होता है। आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु, इसको क्या बोलेंगे, आपतन बिंदु पर खिंचा गया जो अभिलंब है, ठीक है, वो एक ही तल पर स्थित होता है, ठीक है। आगे क्या है हमारा किरण आरेख, ठीक है, किरण आरेख के लिए क्या करेंगे, अलग से वीडियो लाएंगे, जिसमें आपका 2 मार्क्स कन्फर्म एग्जाम में पूछा जाएगा। किरण आरेख आपका एग्जाम में गारंटी पूछेगा 2 मार्क्स में, क्वेश्चन नंबर 31 में, ठीक है। अगर आपको जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी किसी भी सब्जेक्ट का नोट्स चाहिए, किसी चीज का पीडीएफ चाहिए, तो जो हमारा मोबाइल नंबर, ठीक है, जो हमारा मोबाइल नंबर है 6238486909 में आप मैसेज करके आप पीडीएफ ले सकते हैं, ठीक है। क्या है मेरा नंबर है, अब झारखंड के किसी भी जिले से है, ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको नोट्स मिल जाएगा। और अभी तक आप लोग हमारा व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े, तो इसी नंबर में आप मैसेज करके व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाएंगे। बहुत सारे बच्चे ज्वाइन हो चुके हैं और उनको नोट्स भी मिल चुका है। अब वो लोग क्या करें, नोट्स का बेहतरीन ढंग से रिविजन कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, ताकि वो टॉपर आ सके। और अभी तक सिर्फ अगर आप वीडियो ही देख रहे हैं और हमारा व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े, तो आपको पीडीएफ नोट्स नहीं मिला होगा, ठीक है। तो आप लोग पढ़िएगा कैसे, तो फिर वो लोग टॉपर आ जाएगा, फिर आप लोग पीछे रह जाइएगा, फिर आप बोलिएगा सर वो टॉपर आएगा, हम टॉपर नहीं आए। तो अरे भाई वो लोग पढ़ रहे हैं उस लेवल का और आप लोग पढ़िएगा ही नहीं, तो टॉपर कहाँ से आइएगा, ठीक है। तो इसलिए हम बार बार बोलते हैं, आप पढ़ लो, चाहे कहीं से क्वेश्चन आएगा यहीं से, ठीक है। और जिन जिन बच्चों को भरोसा है वो पढ़ लो, इसके बाद एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा सब्जेक्टिव में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक